ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम हनुमते नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिक ज्योतिष रहस्य में। दर्शकों, आज हम वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में हंस योग के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष और हस्त रेखा शास्त्र में हंस योग का विश्लेषण आज हम करेंगे। आज मैं आपको हंस योग के बारे में बताऊंगा, जो एक पंच महापुरुष योग है। हंस योग गुरु बृहस्पति द्वारा निर्मित एक पंच महापुरुष योग है। गुरुदेव ज्ञान, शिक्षा, विवाह, संतान, आयु वृद्धि के कारक होते हैं। गुरु के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। गुरु को शिक्षक भी कहा जाता है और देखा गया है कि गुरुओं की शक्ति के आगे हर कोई हार जाता है। आपने गुरु की शक्ति तो देखी ही होगी। गुरु के पास ऐसा अस्त्र होता है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपने ब्रह्म अस्त्र के बारे में सुना होगा। ब्रह्म अस्त्र का सामना करना बहुत ही कठिन होता है। कहा जाता है कि यदि ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वह कभी खाली नहीं जाता। दर्शकों, अब हम समझेंगे कि हंस योग क्या है। हंस योग एक बहुत ही दुर्लभ योग है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो पिछले जन्म में वह व्यक्ति संत, तपस्वी या साधु था। उसने अच्छे कर्म किए थे। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते। ऐसे लोग मांसाहार से भी परहेज करते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये लोग जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें सफलता मिलती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी कुंडली में हंस योग का निर्माण होता है। वैदिक ऋषियों ने हंस योग की तुलना हंस से की है। हंस या हंस पंच महापुरुष योग कैसे बनता है? दर्शकों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जब बृहस्पति लगन से अपनी उच्च राशि यानी कर्क या अपनी स्वयं की राशि धनु या मीन में उपस्थित हो तो हंस योग का निर्माण होता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में, ये एक कुंडली है। इसमें फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि लिखी है और 9 नंबर राशि लिखी है और 12 नंबर राशि लिखी है। 4 नंबर राशि में जो कर्क राशि होती है उसमें गुरु उच्च का होता है। उसी प्रकार 9 राशि धनु राशि, इसमें गुरु अपनी राशि में होता है। और ऐसे ही 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि, इसमें भी गुरु की अपनी राशि कहा जाती है। जैसे ही अगर आपकी राशि फर्स्ट, फोर्थ, पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में अगर ये राशि लिखी हुई है और यहाँ पे कहीं भी गुरु बैठा है तो आपकी कुंडली में निश्चित ही हंस योग का निर्माण हुआ है। हंस योग में ये लोग लंबी आयु जीते हैं। ये ना केवल सुंदर और धनवान होते हैं बल्कि भाग्यशाली भी होते हैं। संपत्ति के स्वामी होने की भी संभावना रहती है। इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है तथा पत्नी अच्छी और सुंदर होती है। इन्हें संतान पुत्र का सुख का भी प्राप्त होता है। इनकी वाणी मधुर होती है तथा ये अपने कैरियर में कुशल होते हैं। इन लोगों का हृदय साफ होता है तथा इनका जीवन आदर्शवादी होता है। हंस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने माता पिता और परिवार का आज्ञाकारी और परिवार द्वारा सम्माननीय होते हैं। हंस योग में जन्म लेने वाले लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोग को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जातिका की कुंडली में अगर गुरु को विवाह का कारक माना जाता है। यदि गुरु मजबूत स्थिति में है तो ऐसी लड़कियों का विवाह उच्च प्रतिष्ठित परिवार में होता है। उन्हें धनवान पति मिलता है या उनके पति को उनके चुने हुए पेशे में उच्च पद प्राप्त होता है। वैदिक ऋषियों ने लिखा है कि यदि कुंडली में 1.25 लाख दोष हो लेकिन गुरु अगर मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों से मिलने वाले बुरे परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता है। हंस योग में जन्म लेने वाले लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। वे जहाँ भी हाथ डालते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये लोग सबका आदर करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते और कड़वे शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये लोगों को सही और गलत के चुनाव करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, मेहमानों का सम्मान करते हैं। ये लोग सत्य और स्नेह के सिद्धांत पर चलते हैं। ये लोग चेहरा देख के पता लगाते हैं कि कौन कितने पानी में। ऐसे लोग अच्छे शिक्षक, वकील, सलाहकार और ज्योतिष बन सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। हंस योग में जन्म लेने वाले चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और हंस योग में जन्म लेने वाले लोग चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत
मजबूत होती है। ऐसे लोगों को की छठी इंद्रिय बहुत ही जागृत होती है। ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं और समाज में अपना योगदान भी देते हैं। अगर इनके शारीरिक रूप की बात करें तो ये लोग बहुत सुंदर, आकर्षण, अच्छी हाइट, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठ और इनका मस्तक चौड़ा होता है। ऐसे लोग दयालु भी होते हैं। ऐसे लोग अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग पीएचडी की डिग्री भी कर लेते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि मास्टर डिग्री ऐसे लोगों के पास अवश्य होती है। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में हंस योग को कैसा देखा जाता है। दर्शकों, आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक हाथ का चित्र है, बनाया गया है। इसमें हम देखेंगे कि हंस योग का कैसे निर्माण होता है हस्तरेखा शास्त्र में। हस्तरेखा शास्त्र में हम देख सकते हैं कि कोई पुरुष है तो हमें उसका दाहिना हाथ देखना होगा। जैसे कि मैंने चित्र में बताया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे तर्जनी उंगली। इस उंगली में अगर क्रॉस का चिन्ह है और बृहस्पति पर्वत भी विकसित है तो उस उंगली के नीचे ये जो उंगली है तर्जनी उंगली, इसके नीचे बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। अगर इधर क्रॉस का चिन्ह है और यहाँ पे चक्र का साइन है उंगली पे, तो निश्चित ही हंस योग का निर्माण हो रहा है इस कुंडली में। इसके अलावा बृहस्पति पत्र पर चक्र का चिन्ह भी अगर हो रहा है, जैसे क्रॉस है वैसे अगर चक्र का भी चिन्ह अगर यहाँ होता है तो ये भी अच्छा संकेत माना जाता है। और उसके ऊपर खड़ी रेखाएं भी हैं तो भी हंस योग का हम निर्माण होता है। इस केस में भी हंस योग का निर्माण होता है। बृहस्पति हंस योग के निर्माण में बृहस्पति का विकसित होना आवश्यक होता है ताकि बृहस्पति का परिणाम अच्छा मिल सके। लड़कियों को अपना बायां हाथ देखना चाहिए। हंस योग की शक्ति उन ग्रहों पर निर्भर करती है जो बृहस्पति पर नज़र रख रहे हैं या वह ग्रह जो बृहस्पति के साथ बैठता है। यदि बृहस्पति पर राहु केतु की दृष्टि का प्रभाव होगा तो हंस योग का निर्माण, हंस योग की शक्ति कम हो जाएगी। यदि प्राकृतिक शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, शुक्र या बुध बृहस्पति पर नज़र रख रहे हैं तो हंस योग की ये शक्ति को बढ़ा देगा। यदि बृहस्पति की डिग्री कमज़ोर है तो भी हंस योग का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति की शक्ति पर सुधार के लिए जातक को पुखराज पहनना चाहिए और केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए और कंठ पर भी तिलक लगाना चाहिए। यदि बृहस्पति किसी विशेष लगन के लिए मारक या मार्केश है तो व्यक्ति को बृहस्पति ग्रह का रत्न कदापि नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराकर ही बृहस्पति का रत्न अर्थात पुखराज धारण करना चाहिए। यदि बृहस्पति किसी विशेष लगन के लिए योग कारक ग्रह है तो व्यक्ति को बृहस्पति का रत्न पहना जा सकता है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति प्रथम भाव पर होने से उत्तम परिणाम देता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में आपका कर्क लगन है और बृहस्पति आपके ही प्रथम भाव में अगर स्थित है तो आप इस दशा में बृहस्पति का रत्न अवश्य धारण करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। बृहस्पति अगर डिग्री भी कमज़ोर है तब भी आप धारण कर सकते हैं। बृहस्पति की अपनी राशि धनु और मीन है, इसलिए इन राशि में भी गुरु ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। हंस योग का अधिक प्रभाव दशों कब ज़्यादा पड़ता है? बृहस्पति की महादशा जो अगर चल रही है आपकी कुंडली में, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो आपको निश्चित ही बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में होता है उस भाव को के फलों में कमी ला देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। ऐसा बहुत कम ही होता है। हो सकता है कि अन्य ग्रह बृहस्पति से ज़्यादा नुकसान कुंडली में पहुंचा रहे हों। तो दर्शकों, अब आज मैंने आपको हंस योग के बारे में बताया है। और दर्शकों, एक बात और है, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, बृहस्पति की पंचम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नवम दृष्टि होती है। दर्शकों, अगर बृहस्पति की नवम दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ रही है तो उस भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं उस जातक को। अगर किसी की कुंडली में प्रथम भाव में बृहस्पति है और नवम दृष्टि बृहस्पति प्रथम भाव से नवम दृष्टि डाल रहा है नवम भाव पर, तो उसे भाग्य का साथ मिलता है और उसके जो संघर्ष होते हैं उसमें भी कमी आती है। बृहस्पति देव हर दिशा में उस जातक को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं, उसको भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। तो दर्शकों, आज मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं आचार्य प्रशांत हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ आपके समक्ष लाता रहूँगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय श्री राम।